हेलो दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आप लोगों का पसंदीदा चैनल बलराम क्रिएटिव क्लासेस में। आज के क्लास में फिर से हम लोग करने वाले हैं बिहार स्टेट। बिहार स्टेट से संबंधित जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, उसका सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है। बिहार स्टेट का नोटिफिकेशन भी आ चुकी है, आप लोगों का फॉर्म भी ऑनलाइन स्टार्ट हो गया, तो आप जरूर अपना तैयारी पर जुट जाइए अच्छी तरह से। तो जिसमें से हम करेंगे जो पेपर 1 रखे होंगे, जो 9 to 10 के लिए, तो उसका ये वाला एसएसटी, जो एसएसटी पेपर 1 9 to 10 के लिए रखे हैं, तो उसके लिए आज का पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे 19 मई 2024 का सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? जिसमें से हम करेंगे 1 से लेकर 50 क्वेश्चन। तो 1 से 50 क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएगी, और हम लोग करेंगे 1 से 50 क्वेश्चन, डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगा, इसीलिए इसको 2 पार्ट में करेंगे। फिर उसके बाद 51 से लेकर 100 क्वेश्चन इसका पार्ट 2 में लाएँगे, ठीक है? आपको समझ में आ गया? इससे पिछले वाला जो वीडियो बनाए थे, उसमें से गलती से 19 में, वहाँ पे गलती पे 19 में 2024 टाइप हो गया, ठीक है? तो हम डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिए हैं कि 19 में 2024 का ये सेकंड शिफ्ट टाइप हो गया, तो उसमें से गलती से टाइप हो गया, तो उसमें 19 में रहेगा, ठीक है? बट उसमें जो यहाँ सेकंड शिफ्ट नहीं होगा, उसमें फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था, वो वाला जो था फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था, और वहाँ पे टाइप कर देते पार्ट 2, पर वहाँ पे पार्ट 2 नहीं, पार्ट 1 का ही था, जो 51 से लेके 100 क्वेश्चन वो वाला एक्सप्लेन करना था, पर वहाँ से गलती से वहाँ से टाइप हो गया था, तो वो भी आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं पीवाई के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किनके सीखा था? तो आपको पता ना, यूरोप वासियों जो थे, वो लोग दिशा सूचक क्या होता है, जो आपको मैप नेविगेशन जो कहते हैं उसके लिए, तो वो किससे सीखा था ये पूछा गया है। भारत से सीखा था, रोम से सीखा था, अरबों से सीखा था, या चीनी से सीखा वो लोग ने? चलिए आंसर क्या बताते हैं हम लोग। सही आंसर का अरबों से। तो वो लोग जो होता है दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग कहाँ करना सीखा था, वो लोग अरबों से सीखा, तो ये आप याद रखिएगा। अब ये दिशा सूचक क्या होता है, एक प्रकार का क्या होता है, कैंपास होता है, जो क्या था मैग्नीफाइटर का नाम है, जैसे कि दिशा सूचक आप लोग तो देखे होंगे, जो आपको डायरेक्शन बताने में काम आती है, ठीक है? तो ये इसी का इस्तेमाल किया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या थी? धार्मिक क्रांति थी, सामंतवादी क्रांति थी, सर्वहारी क्रांति थी, बुर्जुआ क्रांति थी? तो फ्रांस की क्रांति के बारे में पूछा गया है। चलिए, सही आंसर हो जाएगा बुजुर्वा क्रांति, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बुजुर्वा क्रांति। आप जानते हैं बुजुर्वा क्रांति होता क्या है? इसके बारे में भी तो आपको नॉलेज होना चाहिए। देखिए बुर्जुआ क्रांति होता था, ये फ्रांस में शुरू हुआ था, ठीक है? तो ये भी याद रखना, फ्रांस की क्रांति एक मध्यकालीन क्रांति के रूप में भी उभर के सामने आया था। और इस क्रांति के अंतर्गत में क्या आता था? इस क्रांति में जैसे कि वहाँ का जो कौन-कौन था, ये याद रखिए, जैसे किसान था वहाँ का, वकील था, 1 मिनट, किसान, वकील, उसके बाद और क्या था? किसान, वकील, लोक सेवा, शिक्षक, कलाकार, चिकित्सक, कलाकार हो गया, कलाकार, चिकित्सक, व्यापारी, चिकित्सक, व्यापारी। और ये वाला पीडीएफ जो है, पीडीएफ आपका टेलीग्राम चैनल जो है, वहाँ के टेलीग्राम चैनल पे आपको ये वाला अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है? तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए। किसी के टेलीग्राम चैनल में यदि लोग दिखाएगा, तो वहाँ से बस क्लिक कीजिएगा, ऊपर प्रोफाइल में जाइएगा, वहाँ पे डिस्कस वाला होगा, उसमें क्लिक कीजिएगा, तो वो वाला आप डायरेक्ट ग्रुप में चले जाइएगा। वहाँ से आपको जो भी डाउट होगा वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो ये पीडीएफ आपको वहाँ पे अपलोड कर देंगे, और ये सारा पीवाई के क्वेश्चन ही है, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है? चलिए, और इसका फॉर्मेट भी हम वहाँ पे अपलोड कर दिए, ताकि किसी को डाउट लग रहा है कि पीआई है कि नहीं, तो वहाँ पे फॉर्मेट भी डाउनलोड कर दिए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि हाँ, कि ये सही पीवाई की क्वेश्चन। चलिए, जानते हैं, तो वहाँ पे जो था ये वाला बुर्जुआ क्रांति में कौन-कौन शामिल था? किसान था, वकील था, कलाकार था, चिकित्सक था, और वहाँ का जो व्यापारी था, ये सब वहाँ पे शामिल हुए थे, ठीक है? तो ये सब धनी लोग थे, जो क्या कहते थे, अपने व्यवसाय को और उद्योग को जीवन का माध्यम से ये चलाने का काम करते थे। बुर्जुआ क्रांति कहता है अपने व्यापार माध्यम को चलाने का काम करते थे, तो यही उसके अंतर्गत में आता है। चलिए, धार्मिक क्रांति क्या था? धार्मिक क्रांति जो होता है, जो अपने धर्म के लिए, तो अपने धर्म के लिए, जो अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, जो ये अपने ये करते हैं, मतलब कि क्या करते हैं, अपने बुराइयों व्यापार को मतलब के लिए, उसके लिए लड़ाई करते हैं, तो ये धार्मिक क्रांति से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? तो जर्मनी की मुद्रा का नाम डॉलर, पौंड, यॉर्क या यूरो? चलिए, तो इसका सही आंसर होगा मार्क। तो जर्मनी की जो मुद्रा थी उसको सही आंसर होगा मार्क। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। गेस्टपोटा क्या था? गेस्टपोटा, तो गेस्टपोटा क्या था? गुप्तचर पुलिस था, एक राजनीतिक दल था, एक श्रमिक संगठन था, सेना की विशिष्ट टुकड़ी थी? तो गेस्टपोटा क्या था? एक गुप्तचर पुलिस थी, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है गुप्तचर पुलिस। तो देखिए गुप्तचर पुलिस क्या होता था, तो वहाँ ये जो था, वहाँ का जो जर्मन था, जर्मन का जगह, ठीक है? तो जर्मनी की जो जगह थी, तो जर्मनी के जगह में वहाँ पे मतलब कि जर्मनी के द्वारा क्या कहता है, गेस्टो
ये जारी किया गया था, जो एक गुप्त पुलिस था और ये क्या करता था, वहाँ के जो भी है, तो वहाँ का देख-रेख ये करने का काम करता और ये कौन-सा ड्रेस पहनता था? व्हाइट कलर का। तो ये रखना व्हाइट कलर का, जो हम लोग का जैसे रांची में देखे होंगे ट्रैफिक पुलिस जो व्हाइट कलर का है, तो यही लोग वो व्हाइट कलर का ही ड्रेस पहनता था और ये सब जासूस का काम करता था। जैसे कि कोई इधर-उधर से आ रहा था, तो उसका जासूसी या कहीं अन्य जगह पे जाके जासूसी करने का काम, ये सब गेस्टापो का काम करता था, इसलिए इसको वो पुलिस का नाम ही रखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14वीं सूत्री योजना किसने प्रस्तुत किया? तो 14 सूत्री योजना लॉयड जोन ने, विल्सन चर्चिल ने, चार्ल्स विल्सन और वुडरो विल्सन ने। चलिए सही आंसर होगा वुडरो विल्सन। तो 14 सूत्री का परियोजना का ये समा दिया था ये। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जिक्र हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध कब आता था ये भी आपको बताना होगा। 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1917। तो याद रखें 28 जुलाई 1914 से लेकर क्या हो जाएगा 11 नवंबर 1918। तो ये तक चला था प्रथम विश्व युद्ध, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। जिसमें से ये कितना 4 साल का युद्ध होता था, 4 साल युद्ध चलता कंटिन्यू, ठीक है। इसमें से अलग-अलग देशों ने भाग लेता है, एक होता मित्र मित्र देश था और एक प्रकार क्या था, मतलब कि शक्ति या केंद्र शक्ति देश। तो 2 देश रहता है, मित्र देश और केंद्र शक्ति। मित्र देश में कौन-कौन रहता है, जैसे फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, इटली, अमेरिका और जापान रहता है। फिर जो केंद्र शक्तियाँ देश रहता है, जैसे जर्मन रहता है, ऑस्ट्रेलिया रहता है, हंगरी रहता है, ऑटोनॉमस, ये सब उसके अंतर्गत में आता है, तो ठीक है। चलिए अब पूरा डिटेल इसी के संधि के दौरान फिर बाद में क्या होता है, एक वर्सराय की संधि होता है। तो वर्सराय की संधि पूछा जाता है, बोलेगा वर्सराय की संधि कब होती है? तो आपको बताना है वर्सराय की संधि कब होती है। तो ये इम्पोर्टेंट है, कभी-कभी एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। तो याद रखिएगा 28 जून 1919 को 1919 को वर्सराय की संधि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। सर्वराष्ट्र आंदोलन किस राष्ट्र से बढ़ावा दिया था? तो सर्वराष्ट्र आंदोलन ने किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया? इस राष्ट्र को बढ़ावा दिया था, जर्मन ने, रूस ने, फ्रांस ने, ब्रिटेन। तो कौन सा राष्ट्र ने सर्वराष्ट्र आंदोलन को बढ़ावा दिया था? तो सही आंसर होगा रूस। रूस देश ने सर्वराष्ट्र आंदोलन को बढ़ावा दिया था। तो इसमें अलग-अलग देश था, जैसे रोमानिया था, ईरान था, बुल्गारिया था, सर्बिया था, ये सब अपना-अपना योगदान दिया था। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, जापान की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने, मॉर्लो पोलिटी ने, बेरिंग ने या सेंट फ्रांसिस जेवियर ने। तो बताना जापान की खोज किसने की? ये पूछा गया है। चलिए, तो कौन क्या था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सेंट फ्रांसिस जेवियर। जापान की खोज सेंट फ्रांसिस जेवियर। वास्को डी गामा कौन था? वास्को डी गामा जो था 1498 में क्या था? भारत आता है। ये पहले कहाँ तक? गुजरात पहुँचता है। गुजरात पहुँचता है। गुजरात पहुँचने के बाद यहाँ पे कौन मिलता है? अब्दुल मजीद। तो अब्दुल मजीद तो अब्दुल मजीद से मिलता है, तो अब्दुल मजीद से मिलता है तो बोलता है कि भारत का कहाँ? तो ये बोलता है कि यही भारत है। बट ये बोलता है कि हमको मतलब कि मसालों-वसालों का ये करना है, तो ये क्या करता था? उसको भेज देता है केरल। केरल का किसके पास भेजता है? जमोरिन के पास। तो जमोरिन के पास इसको भेज देता है और वहाँ से क्या कहता है? मिलता है, फिर उसके बाद जो भी मसाला वगैरह है, सारा चीज़ यहाँ से ले जाता है। फिर बाद में 1497 के बाद फिर 1502 में आता है, फिर एक बार आता है, फिर यहाँ से ले जाता है, ठीक है? तो ये सब याद है। इसी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है? तो ब्लू वाटर वाटर पॉलिसी किसके द्वारा लाया गया? तो ये अल्मीडा के द्वारा। तो अल्मीडा, तो फ्रांसिसो अल्मीडा, तो याद रखिएगा फ्रांसिसो अल्मीडा के द्वारा वो वाटर पॉलिसी थी। ये भी आता है, वो ये भी पुर्तगाली रहता है, जो 1505 से लेके 1509 के बीच में। तो 1505 से 1509 के बीच में अल्मीडा आता है, जो यहाँ से भी सारा सामान-वामान ले जाने का काम करता है। तो वास्को डी गामा वगैरह भी याद रखना होगा, इससे क्वेश्चन बनता है। चलिए, तो ये सब क्वेश्चन हो गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेंट फ्रांस जेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से किसने कहा कि सभी मनुष्य समान बनाए गए हैं? तो बताना सभी मनुष्य समान बनाए गए हैं। थॉमस जेसप ने, जॉन लॉक ने, जॉन वाशिंगटन ने या जॉन एडवर्ड ने? किसने कहा था? तो सभी लोग समान बनाए जाते हैं, तो ऑप्शन होगा थॉमस जॉनसन। तो हो जाएगा थॉमस जॉनसन ने कहा कि सभी लोग क्या है, ये होता है। और ये कौन था? एक प्रकार का अमेरिका को ये मतलब कि अमेरिका का निवासी था, ये मतलब वहाँ का क्या होता है, एक गवर्नर कभी काम किया था वहाँ का, ठीक है? तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये लेखक था, राजनीतिक था, बहुत तरह का योगदान में भी उसका सहयोग रहा था। फ्रांस लुई 16वां जो है 13 खाली जगह है, उपनिवेशकों हुए आम दुश्मन ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता हासिल करने में मदद की। तो बताना फ्रांस लुई 16वां ने 13 यहाँ पे खाली है उपनिवेशकों में आम दुश्मन ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता हासिल करने में मदद की है। क्या भारतीय, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या चीन? तो क्या में अपनी मदद की थी? ये पूछा गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा?
ये सही आंसर होगा भारतीय। तो ये होगा ऑप्शन नंबर, तो क्या होगा सही आंसर हो जाएगा भारतीय। एक मिनट, ये क्वेश्चन में तो भारतीय नहीं होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपनी स्वतंत्रता हासिल करने में आम दुश्मन में, ऑप्शन नंबर इसका भारतीय नहीं होगा, अमेरिकी होगा। सही आंसर होगा अमेरिकी, तो ऑप्शन नंबर बी होगा अमेरिकी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिकी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में ब्रोसिलिया और हार्गोलिया का हिस्सा कौन था? ऑस्ट्रेलिया हंगरी था, यूगोलिया था, सर्बिया था या कोरिया था? देखिए, प्रथम विश्व युद्ध तो कितना बार पूछा था, ये क्वेश्चन बार-बार रिपीट करता था, इसलिए प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित सारा पढ़िए। और यदि आप क्लास क्लास 9 और 10 का यदि एनसीईआरटी बुक पढ़ लेते हैं, तो आपको लगभग-लगभग बहुत क्वेश्चन इससे बन जाएगी। चलिए, सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और हंगरी। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में ये वाला से हिस्सा कौन था? तो ऑस्ट्रिया हंगरी, तो ये भी आपको याद रखना है। कब युद्ध होता है ये आपको पता ही होगा। इस युद्ध में कितना-कितना नुकसान होता है ये भी आपको सारा पता होगा। इतना इतना बार क्वेश्चन इसको बता दिए हैं, तो इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे अभी। नेक्स्ट है 1885 में संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू था, बिरसा मुंडा, मंगल पांडे, इनमें से कोई नहीं। तो 1855 में तो संथाल विद्रोह का नेता था कौन था? सिद्धू। तो इसमें से टोटल 6 लोग भाग लिए थे, ठीक है? तो 1855 से 56 में विद्रोह होता था, 1855 और 56 के बीच में ये विद्रोह होता है। इसमें से 6 लोग भाग लेते हैं। आप जानते हैं कौन-कौन ले लेता था? जैसे इसमें लेता है सिद्धू कानू, तो याद रखा सिद्धू और कानू, ये कौन था? ये भाई-बहन था क्या? तो कानून, तो सिद्धू कानू था। उसके बाद कौन था? चाँद भैरव, तो चाँद भैरव। उसके बाद कौन था? थर्ड में फूलो और झानो, तो फूलो प्लस झानो। फूलो और झानो, तो ये सब टोटल का तो भाई-बहन था 6 लोग। इन्होंने सबका योगदान दिया, सबसे ये राजा का रोल किया, चाँद भैरव को जो था, सिद्धू कानू, तो ये अपना मुख्यमंत्री का रोल किया था। इस तरह करके रोल करके ये आंदोलन को सबसे ज़्यादा रूप से ये सफल बनाया था। तो ये भी आपको याद रखना है। डेट बोल देगा तो कब हुआ था? तो 30 जून, तो डेट पूछेगा 30 जून 1855 को। तो 30 जून 1855 को युद्ध युद्ध प्रारंभ होता है और ये उसके दौरान बाद में बहुत सारे अधिकारियों के द्वारा ये युद्ध क्यों करता है? क्योंकि क्या होता है, वहाँ का ज़मींदार, वहाँ का अंग्रेज़ तथा वहाँ का दिकू, दिकू क्या होता है ना, जो बाहर से आके इसके यहाँ पे निवास करते हैं और उन्हीं की ज़मीन, उन्हीं को जो भी आर्थिक उनकी संस्कृति, उनकी धार्मिक जो भी है, उनको अधिकारों पे क्या कहते हैं, ये लोग हनन करने लग जाता है, तो उसी के द्वारा ये लोग विद्रोह कर देता है, ठीक है? जैसे बिरसा भगवान, तो बिरसा भगवान जो बिरसा मुंडा भगवान है, बिरसा भगवान से कौन-सा मुंडा विद्रोह होता है, ठीक है? बिरसा भगवान के द्वारा बोलेगा प्रथम विद्रोह कब करते हैं, तो ये प्रथम विद्रोह करते हैं 1899 से लेकर 1900। तो 18 से 99 के 1900 के बीच में ये प्रथम विद्रोह करते हैं। देखिए, बिरसा भगवान इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिरसा भगवान ने झारखंड के योगदान में सबसे ज़्यादा अहम योगदान दिया, तो बिरसा भगवान से याद रखिएगा। बोलेगा इनका जन्म क्या कब होता है? तो 15 नवंबर, ठीक है? 15 नवंबर 1875, तो 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म होता है। इनका बोलेगा मृत्यु कब होता है? तो मृत्यु भी याद रखना है। इसका फिर क्या हो जाएगा? 15 नवंबर 1900, तो याद रखा 15 नवंबर बोलते हैं 6 जून, ठीक है? तो 6 जून 1900, 6 जून 1900 की इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका बचपन का नाम दाऊद मुंडा रहता है। इनका माता का नाम सुगना, ये रखना सुगना, सुगना मुंडा, माँ का नाम है कर्मी, तो ये सारा याद रखना। माँ का नाम कर्मी देवी रहता है। इससे इम्पोर्टेंट है क्यों? इसी के नाम पे क्या आता है 15 हर 15 ये को नवंबर को क्या कहा जाता है? जनजातीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अगला। भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत इसमें बोला आदिवासियों को क्या कहता है कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया था? तो 342, 352, 356, 360, आपको बताना है कि इसको मतलब कि आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया था, आपको बताना कौन सा होगा। चलिए, तो हम लोग सही आंसर की ओर बढ़ेंगे। 1 मिनट थोड़ा-सा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए आदिवासियों को संरक्षण का अधिकार के बारे में ज़िक्र किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे भी देखिए आप ऑप्शन से कर दिए। ये सब ऑप्शन किससे है आपको बता देते हैं, तो ये सब आपातकालीन स्थिति से है। तो ये सब कौन-सा आपातकालीन के बारे में है और ये जो है इसका आरक्षण के बारे में। देखिए, आपातकालीन में मतलब कि 3 प्रकार का आपातकालीन, एक प्रकार का राष्ट्रीय स्तर पे आता है, ये सारा राष्ट्रपति के द्वारा, तो राष्ट्रीय स्तर पे जो आपातकालीन आता है, तो 352 में आता है, ठीक है? ये 356 में क्या था राष्ट्रीय स्तर पर आता है, परंतु यदि राज्य में यदि आपका राज्य जैसे कि कोई भी स्टेट है तो क्या हो सकेगा वहाँ पे हिंसक की भावना हो जाता है। हिंसक या आतंकवादी, ठीक है? तो आतंक जो वादी जो होता है ये सब की भावना यहाँ पे फैल जाती है तो ये भी राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और 300 साल में जब राज्य में क्या या भारत में क्या है वित्तीय वित्तीय स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है? तो वित्तीय स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो ये वाला 360 लगाया जाता है। तो ये आपको सारा एक सीक्वेंस याद रखना है। ये तो आदिवासियों के संबंधित है 342 याद रखना है। चलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बीज, उर्वरक, मशीनरी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण इनपुट एक प्रणाली बनाते हैं जिसे कहते हैं। तो जो आपको बताना है क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, जल प्रणाली कहते हैं, फॉर्म प्रणाली कहते हैं, इनमें से कोई नहीं कहते हैं। अब बताइए। चलिए, हम लोग सही आंसर की ओर बढ़ेंगे। तो ऐसे प्रणाली को हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्म प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉर्म प्रणाली। फॉर्म प्रणाली क्या था, एक प्रकार का फॉर्म हाउस रहता है, यहाँ पे क्या कहता है सारा सामान व्यवस्था को एकत्रित किया जाता है, यहाँ पे मतलब कि रखा जाता है, सारा ये किया जाता है। तो फॉर्म प्रणाली आपको समझ में आ गया, ठीक है। जितना भी होता है उसको क्या कहते हैं, वहाँ पे अंकित किया जाता है, सेविंग किया जाता है, तो सारा इसी के अंतर्गत में आता है जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसी में बहुत तरह होता है, जैसे कि हम लोग कृषि के दौरान क्या कहते हैं, बुआई करते हैं, सिंचाई करते हैं, निटाई करते हैं, सारा चीज़ करवाते हैं, जिसमें बहुत सारा निर्वाह कृषि होते हैं, जैविक कृषि होता है, वैवाहिक कृषि होता है, तो सारा कृषि की प्रणाली इसी के अंतर्गत में धीरे-धीरे इसको प्रोसेस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। ब्रिटिश शासन के दौरान जमींदारी प्रथा के कारण स्थिरता और गिरफ्ता आए थे। तो स्थिरता के साथ-साथ क्या आए थे? औद्योगिक उत्पादन और कृषि के उत्पादन में दोनों में आई थी। औद्योगिक उत्पादन में सिर्फ आई थी, सिर्फ कृषि उत्पादन में आई थी, या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है किस में आए थे। चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा। तो जब ब्रिटिश शासन के दौरान जमींदारी प्रथा के कारण क्या था, कृषि की जो उत्पादन क्षमता है, उसमें क्या है, कमी आ गई। क्यों कमी आएगी? जब ब्रिटिश शासन आया था, तो कृषि के उत्पादन में कमी क्यों गई? क्योंकि उस समय क्या था, जमींदार, ठीक है? जमींदार लोग क्या करता था, किसानों को से ज़्यादा शोषण करता था। तो ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करता, जैसे कि नहीं होता था 1/6, तो मतलब कि एक ज़मीन था, ज़मीन में से क्या था, 6 उपज करता था, जिसमें से वो लोग अपना योगदान लेता है, किसी-किसी में अलग-अलग में 4 ले लेता है, 6 में से 4 पार्ट वो ल रख लेता था, अंग्रेज लोग ले लेता था। इस तरह करके उनको ठगा जाता था, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी जो भी उपज करता था, उसमें क्या था, उसका वृद्धि नहीं होता था, उसी का नुकसान हो जाता था, बेचारा दिन-रात खटता था, परंतु कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये ज़मींदारों को लोग क्या कहते हैं, उनका शोषण होने लगा था। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बिहार की मुख्य फसल कौन-सी है? चाय है, रबर है, गन्ना है, बाजरा। तो बिहार की मुख्य फसल बताना है कौन-सी है? चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा गन्ना। तो गन्ना जो है बिहार की मुख्य फसल, तो ये आपको याद रखना। बिहार में कृषि प्रधान राज्य है, तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पे कहते हैं 70% आबादी, तो 70% आबादी क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्र पे आश्रित है, तो ये भी होगा। और एक सर्वे भी हुआ था जिसमें से जीडीपी, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद का जब संरक्षण किया गया था, तो उसमें से पता चला कि 24% जो होता है आदमी लोग होता है कृषि के योगदान, तो कृषि में सबसे ज़्यादा योगदान 24% देता है। बोला उद्योग से कितना, 15%, तो उद्योग से उनको 15% का योगदान मिलता है। फिर अन्य जो है सेवा का क्षेत्र है, सेवा आदि में उनका 61% का योगदान मिलता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बोले कितना लोग हैं, तो 70% लोग क्या है, कृषि से जुड़े हुए हैं। बिहार के जैसे अन्य कुछ फसलें के नाम याद है, जैसे धान हो जाता है, गेहूँ हो जाता है, तो धान, गेहूँ, मक्का, तो ये सब जो होता है बिहार का कुछ अन्य फसलें हैं जो इम्पोर्टेंट है। ईख, तंबाकू जो भी है ये सब आते हैं। चलिए, वहाँ पे सब्ज़ी, फल-फूल, सब्ज़ी आदि का भी खेती अच्छी ज़ोर-तोरों से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। रेशम के धागे के उत्पादन के लिए रेशम कीड़ों का पालन के रूप में किया जाना चाहता है। तो किया जाना चाहिए? रेशम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, जलीय कृषि या मछली पालन? तो रेशम धागों का जो उत्पादन करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं रेशम उत्पादन, ठीक है? तो उसको बोलते हैं हम रेशम उत्पादन के नाम से जानते हैं। इसको अन्य नाम से, इसका दूसरा नाम क्या बोलता है? इसको बोलेगा सेरीकल्चर। बताना, सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर किससे है? रेशम उत्पादन से संबंधित है, जैसे रेशम कपड़ा उत्पादन, कपड़ा का निर्माण करना, कपड़ा का बनावटी करना, तो ये सेरीकल्चर से संबंधित है। जैसे मधुमक्खी का जो पालन है बोलते हैं कौन सा कल्चर से? बताइएगा, एपीकल्चर, ठीक है? एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन जो होता है एपीकल्चर में किया जाता है, मधुमक्खी का पालन आदि। अब जैसे बोलते हैं मछली पालन, तो मछली पालन क्या होता है? पीसीकल्चर, तो बताना है पीसीकल्चर। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये सब याद रखिएगा, ठीक है? ताकि क्वेश्चन इससे क्वेश्चन बनता है, तो ये कौन-सा उत्पादन किससे किया जाता है, ये सारा-सारा आपको बता दिए हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17। दलहन फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा सही नहीं है? तो बताना सही नहीं है। दालें रबी और खरीफ दोनों मौसम में उगाई जाती हैं। दलहन फलीदार फसलें हैं। वो अन्य फसलों तथा रेशेदार उगाए जाते हैं। दालें गहन सिंचाई और सुविधाएँ में उगाए जाते हैं। अब जैसे जिस समय आया है रबी फसल, खरीफ फसल, जिसको नहीं पता होगा तो उसमें तो डाउट होगा। पहले आंसर की ओर बढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। चलिए, तो क्या हो जाएगा? इससे बोला गलत, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाए। दालें गहन सिंचाई सुविधा की आवश्यकता होती है, तो ये गलत है, ठीक है? आप जानते हैं रबी फसल और खरीफ फसल, देखिए इसको बताने का एकदम मस्त तरीका बता देते हैं, हमेशा याद रखा। रबी नाम का एक लड़का है, ठीक है?
रबी नाम का लेखक है, इसको क्या करता है, ठंडी लगती है। क्या लगती है? ठंडी लगती है। बस आपको याद रखना रबी फसल जो होता है क्या होता है, ठंडे में उगाए जाते हैं। सबसे पहले इसका एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कब से कब बोया जाता है और कब से कब काटा जाता है। बोने का भी याद रखिएगा। ठंडा आपका कौन सा महीना होता है? तो याद रखिए अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में जो होता है ये ठंडा वाला मौसम है। तो ये अक्टूबर नवंबर क्या जाता है, इसको बोया जाता है। तो ये याद रखना है, इसको क्या है ना, बोया जाता है। ठीक है? बोया जाता है, उसके बाद काटा जाता है। तो काटने का जो काम होता है, काटा का जो होता है मार्च के और अप्रैल के बीच में। ठीक है? तो मार्च और अप्रैल के जो बीच में होती है, इसमें क्या काटा गया जाता है। इसको याद रखिएगा। रबी को क्या लगा, ठंडी लगती है। अब जैसे बोला कि रबी फसल का ज़िक्र हुआ है, तो रबी फसल में बोलेगा कौन-कौन सी फसल है, तो ये भी तो याद रहना है। तो चलिए आप लोग लिख लीजिए, गेहूँ, ठीक है? जौ, गेहूँ हो गया, जौ हो गया, मटर हो गया, चना हो गया। तो ये सब जो होता है, क्या होता है, रबी फसल के अंतर्गत में आता है। और भी बता देते हैं, जैसे सरसों हो गया, तो ये सब रबी फसल के अंतर्गत में आते हैं। चलिए, अब जाते हैं खरीफ फसल। तो खरीफ फसल क्या होता है? चलिए कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप अच्छे से समझें। देखिए खरीफ फसल, तो खरीफ फसल होता क्या है? जो खरीफ फसल होता है ये गर्मी के समय में उगाया जाता है। आप जानते हैं गर्मी के समय पहले लिखेंगे बोने का समय क्या पता है? गर्मी के समय में, और इसको काटने का कब होता है? तो गर्मी आपको कब होता है? सबसे ज़्यादा गर्मी जून में, जून और जुलाई। तो जून और जुलाई के महीने में होता है, ये बोया जाता है इसमें, ठीक है? ये गर्मी के मौसम में, तो ये खरीफ होता है गर्मी। तो खरीफ गर्मी वाला में। और काटा कब जाता है? तो काटा जो होता है अक्टूबर नवंबर। तो अक्टूबर और नवंबर मतलब ठंडा आते-आते इसको क्या कहता है, काट के निकाल लिया जाता है, ठीक है? तो अक्टूबर नवंबर में इसको क्या कहता है, काट लिया। जैसे धान अभी जैसे बोया होगा, तो धान को इसको काट के अलग कर देगा अक्टूबर से नवंबर के बीच में, ठीक है? अब जानते हैं खरीफ फसल में कौन-कौन फसलें आ जाती है? क्योंकि देखिए ये इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बार-बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए इसको याद रखिए। जैसे ज्वार हो गया, लिखे ज्वार, चावल, बाजरा, ज्वार, चावल, बाजरा, मक्का, मक्का, जूट, तो ये सब जो फसलें हैं, मूँगफली, मूँगफली, कपास, तो ये सब याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो ये सब फसल खरीफ फसल। आइए एक इम्पोर्टेंट फसल आती है जायद फसल। तो यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा-सा, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं जायद फसल। एक होता है जायद फसल, देखिए याद है, ये इम्पोर्टेंट है, याद है। जायद फसल होता है जो दोनों के बीच में बोया जाता है, या तो ना गर्मी ना ठंडी। जैसे इसमें आता है तरबूज, ठीक है? तरबूज होता है, खरबूज होता है, ककड़ी, याद होगा ककड़ी, उसके बाद खीरा। तो ये सब फसल जो होते हैं, जायद फसल के अंतर्गत में, जो इसके बीच में बोया जाता है, ठीक है? तो सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ हो जाएगा। तो ये सब जो होता है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन से कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है, जहाँ एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है? एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल। स्थानांतरण कृषि, वृक्षारोपण कृषि, बागवानी कृषि या गहन कृषि? कैसे किसी को हम एक ही समय में एक ही फसल बोया जाता है, तो एक कृषि को क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। चलिए। चलिए, तो सही होता है, इसका होता है वृक्षारोपण कृषि। क्या बोलते हैं? वृक्षारोपण। तो एक ही प्रणाली का वर्णन होता है जहाँ एक क्षेत्र में, बड़े क्षेत्र में क्या था, फसल उगाई जाती है, तो इसको बोलते हैं वृक्षारोपण कृषि। वृक्षारोपण कृषि क्या होता है? एक प्रकार का बड़े फलों क्षेत्र मतलब बड़े जो एक क्षेत्र बोया जाता है उसमें बोया जाता है। और एक प्रकार ये क्या है? एक व्यावसायिक, तो बोलिए बताइएगा ये क्या है? एक व्यावसायिक कृषि के अंतर्गत आता है वृक्षारोपण कृषि, ठीक है? इसमें कौन-कौन सा फसल उगाए जाते हैं, ये आपको याद रखना। जैसे इसमें से फसल उगाए जाते हैं, क्या हो जाएगा? चाय, कॉफ़ी, तो ये सब जो चाय, कॉफ़ी ये सब है, तो ये एक व्यावसायिक फसल में आता है। जैसे कपास हो गया, गन्ना हो गया, तो ये सब जो होता है व्यावसायिक कृषि के अंतर्गत में होता है। रबर होता है, ये सब जो होता है इसी के अंतर्गत में उगाया जाता है, ठीक है? चलिए, और जैसे कि बोलेगा वृक्षारोपण कृषि से, अब आपको इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, कि वृक्षारोपण कृषि जो होता है कौन-कौन राज्य में उगाया जाता है? मतलब कौन-कौन राज्य में की जाती है? तो ये भी आपको बताना है वृक्षारोपण कृषि। जैसे कि आपको कहा असम, तमिलनाडु, कर्नाटक, तो असम याद रखिएगा, तमिलनाडु, कर्नाटका, उसके बाद केरल, तो ये सब राज्यों में क्या होता है, वृक्षारोपण कृषि की जाती है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटिव और बता, जैसे बागवानी कैसे होता है, गहन कैसे होता है, क्या-क्या होता है, ये सभी ऊपर। जैसे स्थानांतरण कृषि, स्थानांतरण कैसे होता है, क्या था? इसको बोलते हैं झूम कृषि, ठीक है? झूम कृषि, तो स्थानांतरण कृषि क्या होता है? झूम कृषि, एक प्रकार का खराब कृषि माना जाता है। इसको और एक अन्य नाम से जानते हैं, यहाँ पे स्पेस ही नहीं है, तो अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं। स्लैश, इसको इंग्लिश में बोला जाता है, क्या बोलते हैं? स्लैश एंड बर्न, तो स्लैश एंड बर्न, तो स्लैश बर्न फार्मिंग, तो स्लैश एंड बर्न फार्मिंग कृषि के नाम से भी जाना जाता है, झूम कृषि। इसलिए खराब माने जाते हैं क्योंकि क्या कहता है, वहाँ क्या कहता है, पेड़ पौधे को काट के
उसको जला के यह खेती करते हैं, ठीक है? तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, ये गहन कृषि कहाँ किया जाता है? तो ये आपका जापान में किया जाता है। तो जापान में गहन कृषि किया जाता है, तो ये याद रखना जापान में गहन कृषि किया जाता है। बागवानी कृषि तो आप जानते हैं कि बागवानी कृषि क्या है? जो रोपने वाले काम होता है तो बागवानी कृषि। निम्न में से कौन-सी फसल बाजरा नहीं है? तो बाजरा नहीं है। ज्वार, मक्का, रागी, बाजरा। तो बताना बाजरा नहीं है, तो बाजरा कौन-सा नहीं है? सही आंसर होगा मक्का। मक्का जो है बाजरा नहीं है, तो ये भी आपका ये कौन-सा फसल है? ये बताइएगा खरीफ फसल है, ठीक है? तो ये भी इसीलिए बता दे रहे हैं खरीफ फसल मतलब गर्मी के समय। तो ये भी कोई भी पूछ देता है कि ज्वार, रागी, बाजरा दे देगा, मक्का दे देगा, बोलेगा ये बताइए कौन-सा फसल है? तो इसलिए याद रखिएगा खरीफ फसल क्यों? क्योंकि ये गर्मी में उगाया जाता है, तो याद रखिए। चलिए, मक्के के लिए सबसे फेमस कौन-सा राज्य है? तो मक्का के लिए सबसे फेमस कर्नाटका। तो कर्नाटक राज्य जो है मक्का के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। और मक्के के उत्पादन में भारत में इसका कितना स्थान है? तो 7वाँ स्थान है, ठीक है? तो मक्का के उत्पादन में भारत का स्थान कितना है? तो 7वाँ, तो विश्व में है, ठीक है? ये आपको याद रखना विश्व में 7वाँ स्थान है मक्का के उत्पादन में भारत का विश्व में 7वें स्थान पे है मक्का के उत्पादन में, ठीक है? और एक प्रकार मक्का कौन सा उभयलिंगी पौधा के अंतर्गत में आता है, तो ये भी। अब जैसे मक्का है, तो मक्का के कुछ प्रकार के बारे में बता देते हैं। 1 मिनट वीडियो इसको थोड़ा-सा इरेज़ करते हैं ताकि थोड़ा-सा कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएँ। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में है, आप सिर्फ़ क्वेश्चन को रट्टा मार के मत जाइएगा, क्वेश्चन को फैक्ट को भी जान के जाइएगा क्योंकि एग्ज़ाम में यही सब ऐसे फैक्ट ही आप पढ़ के जाइएगा तभी आपका काम आएगा। ठीक है? चलिए, आप जैसे जानते हैं मक्का का कुछ-कुछ किस्म आता है, कुछ-कुछ प्रकार आता है। कौन-कौन किस्म होता है? इसको बोलते हैं गंगा। तो गंगा 1 के नाम से भी जाना था मक्का का किस्म है, प्रकार है, ठीक है? इसको कुछ विजय के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद विक्रांत के नाम से भी जाना था, विक्रम के नाम से भी जाना जाता है, रतन के नाम से जाना जाता है, फिर किसान के नाम से भी जाना था। तो ये क्या है, एक प्रमुख प्रकार का किस्म होता है, किस्म माना जाता है, ठीक है? सोना या रंजीत, तो सोना के नाम से जाना जाता है या रंजीत। तो कभी पूछ देगा कि ये सोना जो है ये किस प्रकार का ये है? तो बताइएगा तो ये प्रकार का किस्म है, ठीक है? मक्का का एक प्रकार का ये आता है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनओ, तो यूएनओ का एकमात्र महासचिव कौन थे? तो बताना मात्र महासचिव कौन थे जिनकी पद रहते हुए भी इनकी मृत्यु हो गई थी? यू थांग था, हेंग हेमल्टन था, त्रिवेदी था या कॉर्ड बेल्टी था? कौन था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्या कहता है महासचिव था जिनके पास रहते हुए इनकी मृत्यु हुई। कैसे मृत्यु हो जाता है? तो ये एरोप्लेन, ठीक है? तो एरोप्लेन से इनकी क्या हो जाता है? एरोप्लेन क्रैश हो जाने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये याद रखना है, ठीक है? एकदम एरोप्लेन विमान जो दुर्घटना हो जाता है उसके दौरान में ये हो जाता है। अब बोला गया यूएनओ, यूएनए को जब बोल दिया तो बोलेगा यूएनए का मुख्यालय कहाँ है? तो बताना न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क इनका मुख्यालय है, तो ये आपको याद रखना है। बोलेगा इसका मतलब कि स्थापना कब होता है? तो स्थापना लिखना 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसका मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय मतलब अमेरिका में इसका बहुत बड़ा योगदान भी रहा। चलिए, नेक्स्ट है यूएनओ, फिर आ गया यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? चलिए बताइए। देखिए यूएनओ से 2 क्वेश्चन मिल गया, 1975, 1999, 2001 और 2006। तो कब इनको मतलब ये सम्मानित किया गया था? तो इनको विश्व शांति पुरस्कार 2001 में इनको सम्मानित किया गया, तो ये आपको याद रखना है। 2001 में सम्मानित किया। नेक्स्ट आते हैं जैसे कि बोलेगा 2020 में, तो 2020 में किसको शांति का पुरस्कार दिया गया? तो यूएन, सिर्फ यूएन, तो याद रखिएगा यूएन को मिला है 2020 में शांति का पुरस्कार, ठीक है? किसके लिए? विश्व खाद्य एजेंसी के रूप में इसको मिला था। और अगला बोलेगा 2024, 2024 में शांति का अलग-अलग हर बार मिला जाता है, तो 24 में शांति का पुरस्कार किसको मिला? निहोन हियान्डो, निहोन हियान्डो का शांति पुरस्कार, ये जापान का एक व्यक्ति है। तो जापान का एक व्यक्ति है निहोन हियान्डो, तो निहोन, ठीक है? निहोन हियान्डो को इसको मिला गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट है, राष्ट्रसंघ के विचार के लिए कौन-सा अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेवार थे? विलियम थे, वुडरो थे, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे और कैल्विन क्लुजिन थे, कौन थे? तो वुडरो विल्सन, तो सही आंसर होगा वुडरो विल्सन, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रसंघ के चार्टर सदस्य कितने सदस्य थे? तो चार्टर सदस्य में कितने सदस्य थे? मेंबर कितने थे? 54 मेंबर, 48 मेंबर, 42 मेंबर या 60 मेंबर? तो मेंबर की संख्या बताना कितने मेंबर थे? चलिए, तो सही आंसर की हम लोग बढ़ेंगे और इसका सही आंसर था 42 मेंबर, तो उस समय कितना है? 42 मेंबर थे, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 24 राष्ट्रसंघ ने किस देश के साथ आइसलैंड द्वीप के समूह को सम्मानित किया था? बताइए कौन सा? स्वीडन, रूस, फिनलैंड या नॉर्वे? कौन सा देश के साथ? सही आंसर होगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? फिनलैंड, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फिनलैंड। ये एक मिनट, हाँ, फिनलैंड देश के साथ इसको सम्मानित किया गया था।
इसमें से एक क्वेश्चन जैसे यहाँ पे था, तो राष्ट्रसंघ, जो राष्ट्रसंघ है, राष्ट्रसंघ का मुख्यालय कहाँ? तो ये बताएँगे जिनेवा में है। तो ये मुख्यालय याद रखिएगा जिनेवा में, ठीक है? चलिए। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत के राष्ट्रीय असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया? तो असहयोग आंदोलन तो आपको देख के भी पता होगा कौन शुरू करता है? महात्मा गांधी, दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण, बाल गंगाधर तिलक। बताइए, कौन थे? तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा। और गोपाल कृष्ण गोखले कौन था? महात्मा गांधी के गुरुजी थे, तो ये भी आपको याद रखना। महात्मा गांधी के गुरुजी के नाम गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो उनको शिक्षा दीक्षा हर चीज में योगदान में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आप जानते हैं असहयोग आंदोलन शुरू क्यों क्यों किया था? क्या कारण था? इसको शुरू करने का रीजन क्या था? तो इसका रीजन था, पहले डेट लिखेंगे कि शुरू कब होता है। तो शुरू कब होता है? 1 अगस्त, 1 अगस्त 1920 में ये शुरू होता है। शुरू करने का क्या रीज़न था कि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आंदोलन का जो आपका चौरा-चौरी कांड बोलते हैं, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बाद में मॉन्टोरियो चेम्सफोर्ड आया था, रोलेक्ट एक्ट आया था, खिलाफत आंदोलन जो हुआ था। तो यो सब आंदोलन के दौरान क्या कहता रहा, इसी के लिए महात्मा गांधी द्वारा ना 1 अगस्त 1920 को जलियांवाला बाग हुआ था। तो कब हुआ था? 1919 को, नरसंहार आंदोलन के नाम से भी जाना था। तो 13 अप्रैल 1919 को होता है। मॉन्टोरियो चेम्सफोर्ड भी आता है 1919 में, रोलेक्ट एक्ट भी इसी के अंतर्गत में आता है। इसलिए महात्मा गांधी द्वारा ये आंदोलन शुरू किया जाता है, ठीक है? महात्मा गांधी के द्वारा बहुत सारा फिर अपना योगदान देते जाता है। इसी के दौरान महात्मा गांधी फिर नमक नमक सत्याग्रह आंदोलन लाता है, उसको फिर तोड़ता है, तो वो सब अभी नेक्स्ट में ज़िक्र करेंगे। दादा भाई नौरोजी को जानते भी होंगे, गोपाल कृष्ण बाल गंगाधर तिलक, अशांति के जनक के नाम से भी बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। अलग है, असहयोग आंदोलन की पूंजीवादी निरंकुशता की संज्ञा दी किसने दी? देखिए आंसर फिर से क्वेश्चन आ गया। सिंगुलर चेटियार ने, एनसी बंदरोली ने, ठीक बीका ने, दुग्गिला गोपाल कृष्ण ने। कौन दिया था ये बताना है। तो सही आंसर होगा सी। तो 1 मिनट, इसका कितना क्वेश्चन नंबर 26 अच्छा 26 का सही आंसर हो जाएगा संज्ञा सिंगुलेन चटियाल ने। तो सिंगुलन चटियाल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंगुलन चटियाल ने दिया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगुलन चटियाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 27 यहाँ बोला सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले एम के गांधी की 11 मांग क्या थी? अब महात्मा गांधी जी के द्वारा क्या-क्या मांग थे? पहला था सैन्य और नागरिक प्रशासन के खर्च को 50% कम करना चाहिए। अग्र से लाइसेंस जारी करने के लिए लोकप्रिय नियंत्रण की अनुमति देने के लिए शस्त्र अधिनियम में बदलाव करना चाहिए। दोनों सैन्य और नागरिकों के प्रशंसा पे खर्च 50% कम करें और अग्र से लाइसेंस को जारी करने के लिए लोकप्रिय नियंत्रण की अनुमति देने वाले शस्त्र अधिनियम में बदलाव करें और संबंधी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या इसका होगा? बताइए कौन-कौन सा मांग थी महात्मा गांधी जी के द्वारा? चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा पहले, ये ऑप्शन नंबर क्या है सी। तो दोनों सैन्य नागरिक प्रशासन 50% कम करें और अग्र लाइसेंस को जारी करने के लिए लोकप्रिय नियंत्रण अनुमति देने का संस्करण में बदलाव करें। महात्मा गांधी के द्वारा 11 गो क्या कहता था, वो मांगे रखता था, ठीक है? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था 1930 में आता है। तो सविनय अवज्ञा जो 1930 के अंतर्गत में जो आता है, तो इनके द्वारा क्या था, ये मांगे रखती है। तो 11 मांग रखते हैं। मांग इसे हम इतना तो लंबा लिख नहीं पाएँगे, बस याद रखिएगा कि जैसे नशीली वस्तु पे रोक लगाने का माँग रखा था, नशीली वस्तु जो है, ऊपर में जो लिखा है 2-3 फ़ोटो ठीक है, नशीली वस्तु पे रोक लगाने के लिए जो भारत के जो विदेशी विदेशी जो वस्तुएँ हैं, उनको क्या कहता है, उनको मतलब कि बेचने पे रोक लगाया और अपना जो भारतीय है, भारतीय चीज़ को सबसे ज़्यादा योगदान दिया। फिर अगला था डाक जो है, डाक में आरक्षण का आयोग लगाया था, आरक्षण पे ये दिया था। उसके बाद नमक जो है, नमक कर पे जो नमक पे टैक्स लगाया जाता है, उस पे रोक लगाने के लिए लगाया जाता है। उसके बाद क्या है रुपया जो है जो विनिमय दर को उसको सीलिंग में से उसको कन्वर्ट करने के लिए आरक्षण कर दिया था। ये सब है। अब भारतीय कानून के बारे में बोला था कि मतलब कि वहाँ के जो भारतीय का जो व्यक्ति है, उसको संरक्षण के लिए, आत्म संरक्षण के लिए राइफ़ल या बंदूक रखने का अधिकार के बारे में ये सब माँग किया था। तो ये सब आपको नॉर्मल फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए, महात्मा गांधी के द्वारा उसी के दौरान क्या होता है एक नमक सत्याग्रह आंदोलन भी किया था। महात्मा गांधी कब नमक सत्याग्रह आंदोलन इसलिए याद रखिएगा, तो ये आपका याद है 12 मार्च से स्टार्ट करता है। तो 12 मार्च में ये स्टार्ट करता है और ये खत्म होता है 6 अप्रैल। तो 6 अप्रैल 1930 में ये खत्म हो जाता है। 12 मार्च को स्टार्ट होता है, 6 अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी के 78 अनुयायियों के साथ जाती है और नमक हाथ में एक मुट्ठी नमक लेकर उसको बना के उसको तोड़ देता है। बस ये नमक संग्रह ये खत्म कर देता है। टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना किसने की? धीरूभाई ने, बिरला ने, भीमसेन ने, जमशेदपुर। तो टाटा आयरन स्टील कंपनी कहाँ पे है? तो आपका कहाँ पे है? जमशेदपुर। तो जमशेदपुर में स्थित है। किस कौन था? तो जमशेदपुर टाटा ने। तो इसका उसी के नाम से जमशेदपुर टाटा ने टाटा। तो ये कहाँ पे है जमशेदपुर आपका? झारखंड में स्थित है। तो झारखंड याद रखिएगा। झारखंड में स्थित है जमशेदपुर ज़्यादा टाटा आयरन जो आपका
यहाँ से बहुत सारा बनाया जाता है, बहुत सारा जो भी है जैसे रेलगाड़ी का पहिया बनता है, रेल लाइन का ये बनता है, स्लीपर बैग बनता है, सड़कें बनता है, रेलवे का पहिया और सब जो भी है बहुत सारा यहाँ से सामान बनाने का काम करता है। इसका स्थापना बोलेगा कब हुआ? 1990 में इनकी स्थापना रखना होता है 1991 से इसका मतलब कि जो भी कार्य स्टार्ट आराम हो जाता है, मतलब कि सप्लाइंग की जो भी स्थिति प्रोसेस है उसको सप्लाइंग हो जाए। इसका किसका नाम टिस्को के नाम से भी जाना जाता है, तो टिस्को के नाम से भी इनको जाना जाता है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार कब हुआ था? तो बताइए कब हुआ था? 1764, 1769, 1773, 1785। तो स्पिनिंग जेनिंग क्या होता है ये बताइए। तो सही आंसर की हम लोग बढ़ेंगे तो स्पिनिंग जेनिंग 1764 में किया था। तो 1764 में स्पिनिंग जेनिंग क्या था? एक प्रकार का मशीन रहता है, ठीक है? एक प्रकार का मशीन रहता है। ये क्या कहता है वहाँ मशीन जब आता है तो यहाँ क्या कहता है लोगों की संख्या जो होते हैं मशीन क्या कहता है वहाँ का स्थान ले लेता है ना, मान लो वहाँ जो कारीगर रहता है काम करने वाले रहते हैं उनका स्थान लेने लगता है और स्पिनिंग जेनिंग मतलब कि वो काम मतलब कि एक प्रकार का मशीन भाप इंजन का काम करता है, तो ये याद ना भाप इंजन एक बार का याद रखिए भाप इंजन रहता है जो वहाँ पे क्या कहता है विरोध करता है क्योंकि यह जो है क्या कहता है मतलब ये आम जो आदमी है आम आदमी के तुलना में बहुत ज़्यादा ये काम कर देता था जिसलिए वहाँ का आदमी लोग इनका विरोध भी करने लगा था। लंदन में विश्व की पहली भूमिगत रेल लाइन कब आरंभ किया गया था? 10 जनवरी 1862, 10 जनवरी 1863, 10 जनवरी 1864, 10 जनवरी 1865। तो लंदन में विश्व में पहली भूमिगत में रेल मतलब क्या था? ज़मीन के अंदर से पहली रेल बनाया गया था। तो क्या होगा 10 जनवरी 1863 तो याद रखा जनवरी 1863 को भूमिगत रेल की स्थापना किया गया था, तो इम्पोर्टेंट है इसको ध्यान रखना है। अब जैसे आता है, तो आपका जैसे पटना में भी अभी नया तो मेट्रो ट्रेन का स्टार्ट हो ही गया है। आप जानते हैं कि कब-कब और मतलब कि बनाया गया था? सबसे पहले याद रखिएगा भारत में। तो भारत में जो मेट्रो ट्रेन की जो प्रारंभ किया गया था कहाँ पे? तो आपको भारत में मेट्रो ट्रेन 24 अक्टूबर तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर तो 24 अक्टूबर 1900 क्या? 1984 तो 1984 में कोलकाता। तो 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में क्या किया था मेट्रो ट्रेन की शुरुआत किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहले आपका कोलकाता में स्टार्ट किया जाता है, ठीक है? उसके बाद फिर वाटर मेट्रो टैंक बोलेगा, तो वाटर मेट्रो का मतलब पानी के अंदर से, ठीक है? तो वाटर मेट्रो टैंक की जो शुरुआत पहले कहाँ किया जाता है? तो आपका कोच्चि में, ठीक है? तो कोच्चि, याद रखें कोच्चि, तो कोच्चि में वाटर से शुरुआत किया 2023 में। तो ये क्या पानी वाला जो है ना 2023 में इनकी शुरुआत किया जाता है, ठीक है? चलिए, अगला है पटना में गोला घर का निर्माण किस वर्ष किया था? गोला घर पहले होता क्या? 1976, 1987, 1988, 1990। कब किया गया था पहले बताइए उसके बाद फिर जानेंगे। तो क्या होगा 1700 1900 बोलते हैं 1786 तो 1786 में इनका क्या कहता था? एक देखिए गोला घर क्या था एक बड़ा क्या था अन्नघर था, ये बड़ा अन्नघर था। इसमें क्या था कि जब वहाँ पे अकाल स्थिति, बाढ़ ऐसे वाली समस्या आ गया थे, तो वहाँ का जो अंग्रेज के शासक थे, वो क्या कहता है वहाँ के आम के किसानों के लिए एक प्रकार का गोला घर निर्माण किया था, जिसमें से वो अपना अन्न घर मतलब जो भी सामान-वामान है, इसको रखने के लिए इसमें अपना सेव करके रखे थे ताकि उनका क्या कहते हैं सामान सुरक्षित रहे, बाढ़ में डूबे ना, तो इसीलिए इसको अन्न घर ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है। कितना मीटर है? 29 मीटर ये इसका जो हाइट है ये 29 मीटर अन्नघर का स्थापना किया गया था 29 मीटर है बहुत। इसमें से कितना कितना टन रखते थे 1 लाख ये कितना है 1 करोड़ 40 लाख टन इतना रख सकते हैं, ठीक है? 1 लाख 40 हज़ार 1 करोड़ बोलते हैं 1 लाख 40 हज़ार टन इसमें क्या होता है अनाज आप इसमें स्टोर कर सकते थे, इतना बड़ा इसको बनाया गया था। अगला है अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहान में बसा हुआ था? अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहान में? काला सागर, लाल सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर। आपको बताना कौन सा सागर में बसा हुआ है। चलिए, तो सही हो जाएगा भूमध्य सागर। तो याद रखें अलेक्जेंड्रिया जो होता है आपका भूमध्य सागर में बसा हुआ है, तो याद रखें। काला सागर कहाँ है? ये आपका दक्षिण-पूर्वी भागों में पाया जाता है काला सागर। लाल सागर, मध्य सागर ये सभी है आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट है गुमास्तों और बुनकरों के बीच अक्सर झड़प होती थी, क्यों? तो देखिए गुमास्ता और बुनकर के बीच झड़प होने का क्या कारण हो सकता है? पहला है बुनकर विदेशियों से नफ़रत करते थे इसलिए। गुमास्ता बुनकरों को निर्धारित कीमत की सामान बेचने के लिए मजबूर करते थे इसलिए। गुमास्ता बाहरी लोग थे जिनका गाँव दीर्घकालीन सामाजिक संबंध नहीं था, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए क्या होगा सही आंसर? तो क्या हो जाता था, उन लोगों के बीच आपस में क्या होता था, हमेशा क्या था, गुमास्तों क्या कहता उनके कीमत को सामान बेचने के लिए क्या कहता था, मजबूर करता था, हमेशा मजबूर करने का काम करता था। क्यों? क्योंकि देखिए ये सब क्या कहता था, पहले इस प्रकार को किस प्रकार से इसको शोषण करता था। पहले क्या कहता शोषण करने का काम करता था। शोषण मतलब क्या होता है, उनको जो भी है, वो भी सामान है, तो उनको शोषण करता था उनको, 1 नंबर। दूसरा नंबर क्या कहता है, उनको अनुचित नियम।
मतलब कि वो क्या कहते हैं, गुमास्तों क्या कहते हैं, बुनकरों को क्या कहते हैं, अपना हिसाब से नियम रहता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के हथकरघा उद्योग आदि जो भी रहते हैं, उनको क्या कहता है, ये अपना नियम से चलाने का काम करता था। थर्ड में क्या कहता था, उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक जो होता है, सांस्कृतिक तथा सामाजिक। तो सामाजिक जो भी है, सांस्कृतिक और सामाजिक उनकी जो भी मामले हैं, उनमें क्या कहते हैं, ये लोग भेदभाव करने लगते थे। उनकी भेदभाव, उनकी संस्कृति, उनके समाज जो पूजा-पाठ तरीके हैं, उन पे वह अच्छा नहीं मानता था, उसको अछूत मानते थे, ठीक है? और होता है, जो बुनकर जो है, उन पे क्या कहता है, नियंत्रण करने का काम कर देते थे। तो उस पे नियंत्रण रखते थे, ठीक है, तुम ये चीज़ मत बनाओ, हम जो बोलेंगे वो चीज़ बनाओ। इस तरह करके ले माल 5 दिन में तैयार करने का रहता था, तो बोलता नहीं तुम 2 दिन में तैयार करके दो। इस तरह करके उस पे कहते थे, इसलिए उन लोगों के बीच में ये झड़प होते थे, तो इसे आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट है, बुनकरों को कच्चे कपास की समस्या क्यों झेलनी पड़ती थी? यहाँ पे खाली जगह है, तो कच्चे कपास की समस्या क्यों झेलनी पड़ी थी? कपास फसल नष्ट हो गई थी इसलिए, कच्चे कपास का निर्यात में वृद्धि हो गई थी इसलिए, स्थानीय बाजार सिकुड़ गए थे, निर्यात बाजार ढह गया था इसलिए। बताइए बुनकर जो थे उसको कच्चे कपास की समस्या क्यों झेलनी पड़ी थी? चलिए, क्यों? क्योंकि कच्चे कपास क्या है ना, निर्यात में वृद्धि हो गई थी, तो उसका जो निर्यात की क्षमता थी, वो क्या था, वृद्धि हो गई थी। अब वृद्धि हो जाने के बाद क्या होता है, वो मतलब कि अपना सामान-वामान नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा था। चलिए, अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला समाचार पत्र प्रकाशित? तो भारत का पहला समाचार पत्र कौन है, वो भी जानेंगे। प्रकाशित कौन किया था, ये बताइएगा। पहला है जेम्स ऑगस्टल हिक्की ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, थॉमस मुनरो ने। तो आपको बताइए कौन सा सही हो जाएगा। चलिए, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो जेम्स ऑगस्ट हिक्की, हिक्की से याद रखिएगा, हिप्पी द्वारा भारत का बोलेगा पहला समाचार पत्र कौन था? तो याद रखा, बंगाल गजट। तो बंगाल गजट, तो बंगाल गजट जो था, यह पहला समाचार पत्र था, किसके द्वारा? जेम्स ऑक हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया था। कब किया गया था? 1980 में। तो याद रखा, 1900 बोलते हैं, 1780 में। तो 1 मिनट, इसको 1780 में प्रकाशित है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा आपको पता ही है, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा पे रोक लगाया था, सती प्रथा पे रोक। तो याद रखा, सती प्रथा पे रोक कब? 1829 में। सती प्रथा पे रोक विलियम बेंटिक के द्वारा किसके साथ मिलकर? तो राजा राम मोहन के नाम, राजा, 1 मिनट, राजा राम मोहन के साथ मिलकर, ठीक है? तो राजा राम मोहन को लेकर सती प्रथा पे रोक लगाया गया, ठीक है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वालिस जो है था, ये क्या था? अस्थायी बंदोबस्त या पुलिस के जनक माने जाते हैं। तो पुलिस के जनक या अस्थायी बंदोबस्त के जनक लॉर्ड कॉर्न। थॉमस मुनरो, मुनरो आपको भी पता ही होगा, ठीक है? चलिए, अगला है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? पहला ऑप्शन है 1982, 1972, 1992, 1994। वन्यजीव आरक्षण, तो वन्यजीव आरक्षण होता क्या है? बताइए। तो क्या गया 1972। वन्यजीव आरक्षण क्या होता है? जैसे वहाँ के जो जंतु है, आपका जो क्षेत्र का, जैसे जंगल के जानवर, जंतु जो भी है, उन लोगों का संरक्षण करना, उन लोगों के लिए देखभाल करना, तो ये इसके लिए रखा गया था। पहले जो वन्यजीव संरक्षण था, ये राज्य सूची के अंतर्गत में आता था, ठीक है? राज्य सूची, ये राज्य सूची के अंतर्गत में, परंतु अभी केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सूची से इसको हटाकर अभी क्या कर दे रहा? संवर्धित सूची। तो संवर्धित सूची क्या आता था? जिसमें से केंद्र भी योगदान देगा प्लस राज्य भी योगदान देगा। केंद्र और राज्य दोनों इसका संरक्षण का योगदान रखा है। तो इसलिए इसको आप समवर्ती सूची में इसको जोड़ दिया गया है, ठीक है? तो ये भी आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है समवर्ती सूची में, ठीक है? और ये जो संरक्षण का अधिकार समवर्ती सूची में जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन, तो 42वां संविधान संशोधन 1976। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको समवर्ती सूची के अंतर्गत में इसको जोड़ के संरक्षण का अधिकार दिया। अब बोलेगा ये कौन-सा अनुच्छेद से संबंधित है? वन्यजीव संरक्षण का अधिकार कौन-सा? तो 51 का ए का 51 जो ए है उसका जी, 51 ए का जी वाला जो है, इसमें से क्या है, वन्यजीव संरक्षण का अधिकार का वर्णन क्या है कि आप वन्यजीव पक्षियों को मार नहीं सकते, ये कर नहीं सकते, ठीक है? इसी के दौरान में और कुछ-कुछ अधिनियम है, तो अधिनियम आपको बता देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। 1 मिनट यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे वन्यजीव जैसा कि जैव विविधता अधिनियम, तो आया था जैव विविधता, तो विविधता अधिनियम कब आया था? तो 2000, आपको याद रखना 2002 में। तो 2002 में जैव विविधता अधिनियम आया था। पर्यावरण संरक्षण में, पर्यावरण संरक्षण, ये 2005 में आता है। पर्यावरण संरक्षण में 2005, ठीक है? 2005 ना, 1986। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आता है, तो ये आपको याद रखना होगा। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आता है। इसी में टाइगर का संरक्षण का अधिनियम 1973 में आता है, कि टाइगर का रिज़र्व करना, टाइगर का संरक्षण करना 1973 में रखा गया है। चलिए, निम्नलिखित में भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल सबसे कम प्रतिशत वाला वन? तो कौन-सा? बिहार, सिक्किम, हरियाणा या तमिलनाडु? तो सबसे कम प्रतिशत वाला वन वाला क्षेत्र कौन-सा आएगा बताइए? चलिए, तो कौन-सा का? हरियाणा। तो हरियाणा क्या हो जाएगा? सबसे कम प्रतिशत वाला, याद रखिएगा, तो हरियाणा इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? चलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 30 है, सर्वाधिक कम जनसंख्या भारत के कौन सा राज्य में? तो सबसे कम जनसंख्या गोवा, बिहार, सिक्किम, असम। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य बताना है कौन सा हो जाएगा? आपको तो सबको आसानी होगा। तो ये सिक्किम, तो सिक्किम राज्य क्या था भारत का सबसे कम जनसंख्या। 2001 का जो जनगणना हुआ था तो कितना था उनका जनगणना होने के बाद? तो 6,10,000 कितना 6,10,577। तो 6,10,577 सबसे कम जनसंख्या था। ठीक है, ये भी आया। और सबसे अधिक बोलेगा तो अधिक जनसंख्या कहाँ है? तो आपका यूपी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अब जैसे जनसंख्या तो इसी से समझ में जनगणना बोलेगा तो जनगणना सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले जनगणना बोलेगा तो लॉर्ड मायो। तो लॉर्ड मायो के द्वारा, तो लॉर्ड मायो के द्वारा कब किया था? तो 1872 में ना? हाँ, शायद 1872, हाँ, 1872 में लॉर्ड मायो के द्वारा पहला जनगणना किया जाता है। फिर 10 के आधार पे द 10 के आधार पे जनगणना किसके हुआ? तो फिर 1872 के बाद फिर 1881। तो 1881 में किया जाता है। 10 के आधार पे 1881 में फिर जनगणना की थी रिपन के द्वारा। तो रिपन, तो ये याद रखें, रिपन के द्वारा 1881 में और मायो के द्वारा 1872 में किया गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 39, किस वर्ष जनसांख्यिकी विभाजन वर्ष के रूप में जाना जाता है? तो कब? 1911, 1921, 1931, 1922। तो जनसांख्यिकी विभाजन के रूप में जाना जाता है, बताइए। तो यह आपको याद ही होगा 1921। तो जनसांख्यिकी विभाजन 1921 के रूप में जाना जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जनसंख्या अभी वर्तमान में भारत की जनसंख्या क्या? प्रथम स्थान पे। तो भारत का प्रथम स्थान पे, जिसमें से कितना 145 करोड़ के आसपास, 145 करोड़ आबादी भारत के अभी जनसंख्या है। तो ये भी आपको याद रखना है। सेकेंड नंबर पे बोलेगा तो कौन है? चलिए हम सीक्वेंस में आपको बता देते हैं ताकि इससे हो सकता है कभी क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि चांस देखिए इससे क्वेश्चन बनता भी है। तो फर्स्ट में तो अभी भारत का स्थान है। उसके बाद कौन है? भारत के बाद क्या है? चाइना। चाइना मतलब चीन, तो याद रखिएगा चाइना। चाइना के बाद कौन हो जाएगा? अमेरिका। तो याद रखिएगा चाइना। चाइना के बाद अमेरिका, फिर इंडोनेशिया। तो अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका के बाद फिर आएगा इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया, अमेरिका के बाद इंडोनेशिया, ये सब याद रखिएगा। इंडोनेशिया के बाद फिर पाकिस्तान। पाकिस्तान का बोलेगा तो पाकिस्तान 5वां स्थान पे। तो पाकिस्तान 5वां स्थान पे। चलिए, कावेरी नदी भारत के किन राज्यों से होकर? कावेरी नदी बताइए। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तमिलनाडु, कर्नाटक, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। बताना है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु और अरे तमिलनाडु बोलते हैं कावेरी नदी। तो कावेरी नदी तमिलनाडु और कर्नाटक। तो कावेरी नदी और कर्नाटक में ये रहता है। अब बोलेगा तमिलनाडु क्या है? मतलब वो तमिलनाडु राज्य का सबसे बड़ी नदी है। और बोलेगा दक्षिण भारत का, बोलेगा तो दक्षिण भारत में पहली नदी गोदावरी और कृष्णा। गोदावरी की दक्षिण भारत को बोलेगा तो गोदावरी और कृष्णा। तो गोदावरी प्लस कृष्णा नदी। ठीक है, इसके बाद में इसका तीसरा स्थान पे, इसके गांव में इसका तीसरा स्थान पे कौन सा? कावेरी नदी का आता है। तो कावेरी नदी थर्ड नंबर पे आता है। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, कावेरी नदी बोलेगा तो कावेरी नदी किसकी सहायक नदी याद रखना है? तो कावेरी नदी की सहायक नदी याद रखना है, जैसे अमरावती। तो अमरावती इनकी सहायक नदी है। ठीक है, उसके बाद भवानी नदी। ठीक है, उसके बाद काबिनी नदी। तो काबिनी नदी, ये सब जो होते हैं इनकी सहायक नदी है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, आपको जैसे तमिलनाडु राज्य है, तमिलनाडु राज्य में एक बांध है। तो कौन सा बांध है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो मेट्योर बांध। तो मेट्योर बांध, तो ये आपको याद रखना है। आपका मतलब कि तमिलनाडु के जो है, तमिलनाडु में क्या होता है? मेट्योर बांध है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 42, कौन सी नदी कर्नाटक में सबसे प्रसिद्ध जोग जलप्रपात बनाती है? गंगा, गोदावरी, कृष्णा, शरावती। तो जोग जलप्रपात बनाती है। सही आंसर हो जाएगा शरावती नदी। शरावती नदी क्या है? गंगा आपका जोग जलप्रपात बनाता है। और ये इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनती है। तो शरावती नदी जोग जलप्रपात बनाता है। जोग जलप्रपात को अन्य नाम से जानते हैं, इसको जोगड़ा। तो जोगड़ा गुंडी, तो जोगड़ा गुंडी, तो जोगड़ा गुंडी के नाम से भी इनको इस जलप्रपात का नाम से जाना जाता है। या इसको अन्य कुछ और नाम से भी जानते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी जलप्रपात। तो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, और इनकी ऊंचाई क्या है? 253 मीटर। तो 253 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन से जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो कारक नहीं है, देखिए जलवायु को प्रभावित करने वाला आता है, एक मौसम को प्रभावित करने वाला कारक होता है। तो समुद्र से मिट्टी की उर्वरता, महासागरीय या ऊंचाई। बताना जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं पूछा है, नहीं ध्यान देकर बताइएगा, नहीं पूछा क्या? चलिए, तो क्या होगा? मिट्टी की जो उर्वरता है, ये आपका जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं आता। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है,
तो ये होता है जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक। एक होता है मौसम को प्रभावित करने वाला, ठीक है? मौसम, मौसम को प्रभावित करने वाला कारक, प्रभावित, ठीक है? मौसम को प्रभावित करने वाले कारक का नाम बताइए, तो इसमें मौसम को प्रभावित करने वाला क्या कहते हैं? जैसे हवा आ जाएगा, तापमान हो जाएगा, वर्षा हो जाएगा, बादल हो जाएगा, आर्द्रता हो जाएगा, तो ये सब याद रखिएगा। आर्द्रता, वर्षा, हवाएँ, ठीक है? तो ये सब इसको प्रभावित करने वाला कारक है। बाकी ये सब जो है समुद्री, ये सब है महासागरीय, ये सब जलवायु को परिवर्तन करने वाले कारक आते हैं, तो ये आपको याद रखना है। देखिए मौसम क्या होता है, मौसम जो होता है अल्पकालीन, मतलब ये बार-बार बदलते रहता है, परंतु जलवायु जो परिवर्तन होता है, एक बार के बाद ये बहुत 3 साल मतलब 30 साल, 40 साल के बाद ये परिवर्तन होता है। निम्नलिखित में से कौन-सा वन्य जीवन खतरा में नहीं है? तो खतरा में नहीं पूछा है। वनों की कटाई, प्रदूषण, संरक्षण का प्रयोग, अवैध है। तो कौन-सा खतरा नहीं है? वन्य जीवों के लिए खतरा नहीं हो सकता। तो संरक्षण को यदि हम सेविंग करने का प्रयास करेंगे, यदि संरक्षण करने का प्रयास करेंगे, तो इससे उसको खतरा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी है। बाकी इससे कटाई करेंगे तो वन्य जीवों को खतरा होगा। प्रदूषण से भी खतरा होगा। अवैध शिकार करेंगे, उससे भी क्या होगा, वन्य जीव है उनके लिए खतरा हो जाएगा। 1973 में क्या था? टाइगर रिज़र्व के मतलब टाइगर के संरक्षण का अधिकार लाया गया था 1973। नेक्स्ट 45 भूटान क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनाक्षेत्र है? तो वनाक्षेत्र भूटान क्षेत्र का बताइए। 20, 50, 70, 90। तो भूटान का बताइए कितना परसेंट क्षेत्र वन आरक्षित है? सही आंसर होगा 70%। तो याद रखना 70% जो है वन आरक्षित है। चलिए अगला है धुएं एवं कोहरे सम्मिलित रूप से कहलाते हैं, क्या कहते हैं? ओस, वर्षा, वार्प या ओला या धुआं। तो धुआं और कोहरा सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं? आपको बताना है क्या कहलाएंगे। सही आंसर चलिए, तो सही आंसर धुएँ और कोहरा क्या कहता है? एक प्रकार का धुंध कहलाता है, धुंध। तो क्या कहता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धुंध कहलाता है, ठीक है? तो धुंध क्या होता है? धुंध क्या है? जिसके कारण से बहुत खतरनाक बीमारी हो जाए, जैसे कि आपको अस्थमा हो सकता है, ठीक है? तो धुंध के कारण अस्थमा हो जाएगा, घरघराहट हो सकता है, घरघराहट रूप से घरघराहट, तो घरघराहट से खाँसी, ये सब जो होते हैं इसी के अंतर्गत में फैलता है, ठीक है? धुंध क्या होता है? ये सर्दी के दौरान खासकर विकासशील शहरों में वातावरण में कोहरे जैसे मोटी परत छा जाती है, ठीक है? मोटी परत जो छाती है, यही धुंध होता है, ठीक है? वर्षा तो आपको वाष्प तो आपको पता ही होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जलमंडू भारत के बीच स्थित है। पाक जलमंडू भारत का किसके बीच? श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार। किसके बीच होता है? तो आपका श्रीलंका। तो पाकिस्तान के और पाक जलमंडू भारत और श्रीलंका के बीच में। तो पाक जलमंडू भारत और श्रीलंका के बीच में होता है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, एक प्रकार जल संधि है वो। नेक्स्ट है, किस पैमाने में शाब्दिक स्वीकृति लंबाई 6 इंच और यहाँ पे होती है? 12 सेंटीमीटर, 14 या 15 या 16। तो 6 इंच और कितनी होती है? तो सही आंसर होगा 6 इंच और 15 सेंटीमीटर। सही आंसर 6 और 15 सेंटीमीटर होती है, तो याद रखना। 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है? तो 1 इंच में सेंटीमीटर पूछेगा तो 2 पॉइंट कितना होता है? 2.54 2.54 सेंटीमीटर। तो 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो उसी प्रकार 6 इंच में वो कितना हो जाएगा? तो 2.54 इंटू 6 कर दीजिएगा। इसका आ जाएगा 15.224। तो ये है, इस तरह करके आपको इसको निकाल सकते हैं। तो इसी को बोलता है 15 सेंटीमीटर, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति के कारण भूमि उपयोग पैटर्न में बदलाव आया। क्या बदलाव आया? वनों की कटाई में प्रोत्साहन हुआ, कृषि की उत्पादन में गहन बनाना, प्राकृतिक आवासों को संरक्षण को बढ़ावा या वन्य अभयारण्यों को विस्तार। बताइए भारत में हरित क्रांति के कारण भूमि के उपयोग पैटर्न में क्या बदलाव आया? ये पूछा गया। चलिए, तो क्या बदलाव आता है? तो बदलाव आता है कि कृषि की जो पद्धति है उसको गहन बनाना। तो कृषि की पद्धति को क्या करना? गहन बनाने में ये बदलाव आता है, ठीक है? अब जैसे हरित क्रांति आया, तो हरित क्रांति के जनक क्या होता है? एम.एस. तो एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन। तो एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक माना जाता है। विश्व में बोलेगा तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन-सा? तो नॉर्मन बोरलॉग। तो नॉर्मन नॉर्मन बोरलॉग। बोलेगा विश्व में हरित क्रांति के जनक तो नॉर्मन बोरलॉग, भारत में बोलेगा तो एम.एस. स्वामीनाथन। तो ये इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनती है, तो ये भी बताना है। आइए आता कब है? तो 1966 से 1967। तो 1966 से लेकर 1967 में आता है। हरित क्रांति में इसमें बहुत सारा आता है, जैसा कि श्वेत क्रांति का जनक कौन है? वर्गीस कुरियन है। हरित क्रांति में जैसे बोला था पिसिकल्चर किससे संबंधित है? झींगा पालन किससे संबंधित है? मछली उत्पादन किससे संबंधित है? इस टाइप का क्वेश्चन इससे बनेगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत का कुल सतह का क्षेत्रफल लगभग 30% है। मरुस्थल है, पर्वत है, मठार है, पहाड़ है। तो बताइए यहाँ पे खाली जगह पे बताना है कितना प्रतिशत है, ये बताना है। तो पर्वत और पहाड़ियाँ, तो याद रखिएगा पर्वत। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पर्वत। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा पर्वत 30%। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए,
तो आज का वीडियो यहीं पे करेंगे। अब इससे क्वेश्चन भारत का भौगोलिक सतह से कुछ-कुछ याद बोलेगा मतलब कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, भौगोलिक क्षेत्रफल? भौगोलिक कितना क्षेत्रफल है? तो बताइएगा। भौगोलिक तो क्षेत्रफल, तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? याद रखना है 32,000 ये क्या 32,87,300 कितना 363 32,87,263 तो 32,87,263 इसका भौगोलिक क्षेत्रफल। अब विश्व का कुल क्षेत्र का कितना तो 2.4% 42%। तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना 2.4% इसका आता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं करेंगे। तो हम लोग जिसमें से 1 से लेकर 50 क्वेश्चन, जिसमें से ये पार्ट 1 वीडियो रहा। तो 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट जो है इसका क्वेश्चन होगी आपका 51 से लेकर 100 क्वेश्चन रहेगी, ठीक है? 51 से 101 क्वेश्चन रहेंगे जो आपको एग्जाम के लिए उपयोगी रहेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट में। वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बिहार स्टेट का जब तक आपका एग्जाम नहीं होते सारा हम पीआईक्यू क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे। इसके पीआईक्यू कंप्लीट होने के बाद फिर अलग से प्रैक्टिस सेट भी लाएँगे आप लोग के लिए, ठीक है? फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।